खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री तय हो चुका है और एक ही दिन शपथ ग्रहण होगा। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। भोपाल के लाल परेड मैदान में समारोह आयोजित किया जाएगा। तो रायपुर के साइंस ग्राउंड में आयोजित होगा समारोह। तो दोनों ही जगहों पर बड़ी खबर यही है कि दोनों ही राज्यों में 13 दिसंबर को ही शपथ ग्रहण होना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक ही दिन शपथ ग्रहण होना है। अलबत्ता यह जरूर हो सकता है कि समय में बदलाव हो सकता है कि देखने को मिले, अलग अलग समय पर हो सकता है, लेकिन 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना है। रायपुर की अगर बात की जाए तो साइंस कॉलेज मैदान है, वहां पर होगा। और भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में लाल परेड ग्राउंड को सजाया जाएगा और वहां पर शपथ ग्रहण होगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह दोनों पहुंच सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो 13 दिसंबर तारीख मध्य प्रदेश में भी तय हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में तो पहले ही तय हो चुकी है कि 13 दिसंबर को साइंस कॉलेज मैदान जो है वहां पर, साइंस कॉलेज ग्राउंड जो है वहां पर शपथ ग्रहण होगा। और भोपाल की बात करें तो यहां पर भी लाल परेड ग्राउंड को तैयार किया जाएगा और यहीं पर शपथ ग्रहण होना है। और चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं कवर्धा से, जहां पर देर रात स्कूटी और बाइक की भिड़ंत हो गई और इसमें 3 युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा पांडातराई थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा डुंगरिया गांव के पास हुआ। स्कूटी और बाइक सवारों की आमने सामने से भिड़ंत हुई है, टक्कर हुई है। तीनों युवकों की शिनाख्त की अब कोशिश की जा रही है। और कोरबा से एक बड़ी खबर बता दें आपको, बिलासपुर और तीव्रता मार्ग पर जाम लग गया है। कई घंटों तक यहां पर जाम लगा रहा। जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। भारी वाहन खराब हो गया था और इसकी वजह से यह लंबा जाम लगा और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। और थोड़ी देर का नहीं, कई घंटों तक ये हालात बने रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितना लंबा ये जाम लगा रहा। भारी वाहन खराब होने की वजह से यह जाम लग गया। पाली पुलिस ने बाद में मोर्चा संभाला और जाम को खुलवाया गया। जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाइस टे कंप्यूटर सेंटर में आग लगने की खबर सामने आई और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। आग लगने से यहां पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना जैसे मिली, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। बताया यह गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। चांपा पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर बताया जाता है। देखिए कंप्यूटर सेंटर के आप देख सकते हैं, बोर्ड भी यहां पर नजर आ रहा है और नाइस टेक कंप्यूटर जो है, यहीं पर यह आग लगने की घटना सामने आई। शॉर्ट सर्किट की वजह से काफी नुकसान इसमें हुआ है। हालांकि आग को काबू में कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय, 2 डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय, 2 डिप्टी सीएम समेत कुछ मंत्रियों के साथ 13 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में शपथ के लिए तैयारियां जोरों पर है।
इस बीच नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में राम मंदिर पहुंचे। सीएम चुने जाने के बाद वे पहली बार राम मंदिर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ रामलला का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की तरक्की की प्रार्थना की। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है और ये मुख्यमंत्री का दायित्व बहुत चुनौती भरा है और आज हम भगवान राम के दरबार में आए थे उनसे आशीर्वाद लेने कि अब ताज तो मिल गया लेकिन इसको 5 साल ठीक से निभा पाए, छत्तीसगढ़ का सभी वर्गों का समुचित विकास कर पाए, छत्तीसगढ़ पूरे देश में विकास की दृष्टि से अपना एक अच्छा स्थान बनाए। यही भगवान श्री राम जी से, माता सीता से, हनुमान जी से निवेदन किए हैं, प्रार्थना की है। सीएम विष्णुदेव साय भाजपा कार्यालय भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल से मुलाकात की। विष्णुदेव साय ने संगठन महामंत्री पवन साय और पूर्व संगठन मंत्री रामप्रताप से भी मुलाकात की। सीएम विष्णुदेव साय के साथ 2 डिप्टी सीएम के भी शपथ लेने की खबर है, जिनमें अरुण साव और विजय शर्मा के नाम प्रमुखता से आगे हैं। डिप्टी सीएम के लिए ओबीसी और सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। बीजेपी विजय शर्मा के जरिए हिंदुत्व को साधने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मंत्री मोहम्मद अकबर को हराया था। इधर छत्तीसगढ़ में नए सीएम की घोषणा होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सीएम विष्णुदेव साय के स्थायी निवास में सुरक्षा बढ़ाई गई है, साथ ही पहुना में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसी पहुना के अस्थायी निवास पर अभी हैं और इसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाएंगे और यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पूरा सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए। इधर कवर्धा विधायक और डिप्टी सीएम के प्रमुख दावेदार विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। शर्मा ने कहा कि सरकार के गठन के साथ ही घोषणा पत्र को पूरा करना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए कहा है, उन्होंने अन्य विषयों के लिए भी कहा है, सारे विषयों के लिए उन्होंने कहा है। बहरहाल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। 5 साल बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने वापसी कर ली है। अब उनके सामने चुनौती होगी अपने घोषणा पत्र को पूरी करने की, जिसकी उम्मीद प्रदेश की जनता ने लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए सीएम के शपथ के साथ ही 2 डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम के लिए अरुण साव और विजय शर्मा के नाम की चर्चा है, तो वहीं मंत्रिमंडल के सदस्यों में भी कई नाम हैं। साय सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें अरुण साव और विजय शर्मा के नाम शामिल हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा अध्यक्ष बनने की चर्चा भी है। रमन सिंह 1990 में पहली बार विधायक बने। 1999 में वे राजनांदगांव से सांसद बने और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। इसके बाद साल 2003 से 2018 तक वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। डिप्टी सीएम में 2 नामों की चर्चा है, जिसमें अरुण साव और विजय शर्मा के नाम प्रमुख रूप से लिए जा रहे हैं। अरुण साव की बात करें तो उन्होंने 1990 में एबीवीपी से छात्र राजनीति की शुरुआत की। 2019 में वो बिलासपुर से सांसद बने। 2022 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और 2023 में पहली बार वे विधायक बने हैं। वहीं विजय शर्मा पहली बार कवर्धा से विधायक बने हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कद्दावर मंत्री वन मंत्री मोहम्मद अकबर को हराया है। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं मंत्रियों में कई नामों की चर्चा है, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, केदार कश्यप, लता उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, दयाल दास बघेल, अजय चंद्राकर, राम विचार नेताम, किरण देव और पुन्नू लाल मोहले के नाम की चर्चा है। बात अगर करें ओपी चौधरी की, तो वो 2018 में कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और 2023 में रायगढ़ सीट से उन्होंने जीत हासिल की। वहीं लता उसेंडी 1999 में पार्षद बनी।
2003 में वो पहली बार विधायक बनी। 2008 में जीतकर मंत्री बनी। राज्य महिला आयोग की वे अध्यक्ष रहीं। वर्तमान में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वहीं केदार कश्यप पहली बार साल 2003 में विधायक बने थे और रमन कैबिनेट में वे राज्य मंत्री रहे। 2008 और 2013 के साथ ही 2023 में भी उन्होंने जीत हासिल की। 2008 से लेकर 2018 तक वे कैबिनेट मंत्री रहे। धर्मलाल कौशिक के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा है। धर्मलाल कौशिक चौथी बार बिल्हा से विधायक बने हैं। पार्टी में वे कई पदों पर रहे हैं। 2003 में वे चुनाव हारे, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा मिला। 2008 से 2013 तक वे विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 2013 में वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 2018 में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पदभार संभाला। इसके अलावा मंत्रिमंडल के चेहरों में कई नामों की चर्चा है, जिसका खुलासा 13 दिसंबर को ही होगा। लेकिन ये बात तय है कि इस बार मंत्रिमंडल में सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग का दबदबा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और इस बीच खबर यह है कि मुंगेली में जश्न का माहौल है। सर्व आदिवासी समाज ने आतिशबाजी की है क्योंकि विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया है और इसी की खुशी सर्व आदिवासी समाज भी जता रहा है। प्रदेश के पहले आदिवासी सीएम साय होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनाए जाने पर खुशी जताई गई है। बीजेपी आला कमान का आभार भी जताया गया। मुंगेली चौक में यह आतिशबाजी की गई है। उधर नारायणपुर की बात करें तो यहां पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों पर बड़ा एक्शन लिया है और बीजेपी नेता रतन दुबे के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी ने बीजेपी नेता की हत्या की बात करना कबूल भी कर लिया है। इनके अनुसार ओरछा धनोरा मार्ग पर इन्होंने आईईडी प्लांट किया था। नारायणपुर में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है और दौरान नक्सल विरोधी अभियान के नारायणपुर पुलिस के द्वारा 4 संदेही समलोकुर राम, शंकर कश्यप, लक्ष्माकुर राम और राम सिंह को जो है पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ करने पर समलोकुर राम और शंकर कश्यप ने बताया कि 7 अप्रैल और 9 अप्रैल 2023 को इनके द्वारा माओवादियों के साथ मिलकर पेरमापाल और बहाकेर के जंगल में सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने की नियत से आईडी विस्फोट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। वहीं सुकमा की बात करें तो यहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इसकी चपेट में आ गए थे। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की ये साजिश बताई जाती है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब चल रहा है। सुकमा जिले के सालातों के पास प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवानों के इलाज के बाद एयरलिफ्ट किया गया। बेहतर इलाज के लिए उन्हें सुकमा जिला अस्पताल या फिर रायपुर लाने की बात कही गई। मामला किस्ताराम थाना क्षेत्र का है। और खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां के चंगोरी गांव के गौठान में 37 मवेशियों की मौत हो गई। मौत से प्रशासन में हड़कंप मच गया। पशु चिकित्सा विभाग के 3 डॉक्टर्स ने मवेशियों का पोस्टमार्टम किया। प्रारंभिक तौर पर मवेशियों की मौत का कारण जहर से होने की आशंका जताई गई। वहीं चिकित्सा विभाग के अधिकारी मवेशियों का बिसरा फॉरेंसिक जांच के लिए रायपुर भेजने की बात कह रहे हैं। इधर चंगेरी गांव के सरपंच और सचिव एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। 37 मवेशियों की मौत की सूचना मिलते ही वहाँ पे वेटनरी विभाग, राजस्व विभाग और 2 जनपद पंचायत की टीम मौके पर पहुंची और आज उनका सुबह ही पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई
की जाएगी। ग्राम सचिव के द्वारा कल एक आवेदन दिया गया है कि चंगोरी ग्राम में 30-35 मवेशी अज्ञात कारणों से पौध मर गए हैं करके, जिसकी सूचना पर से पुलिस आकर यहाँ पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई प्रखंड में की जाएगी। और खबर बिलासपुर से, जहां पर किसानों ने तगतपुर क्षेत्र के देवरी खुर्द में धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक पर धान खरीदी में उगाही का आरोप लगाया है। किसानों ने खरीदी केंद्र प्रबंधक राम मनोहर कौशिक पर उगाही का आरोप लगाया। किसानों का यह भी आरोप है कि प्रबंधक 40 किलो प्रति वजन से ज्यादा 41 किलो 600 रुपए प्रति किलो ले रहा है। किसानों ने पैसा मांगने का भी आरोप लगाया। किसानों ने प्रबंधक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग उनके द्वारा की गई है। और जगदलपुर से खबर, जहां पर एनएमडीसी प्लांट से निकलने वाले काले जहरीले पानी के मामले को लेकर कांग्रेस का दल नगरनार पहुंचा। बता दें कि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद कांग्रेसी इस इलाके में पहुंचे हैं और पीड़ित किसानों से उन्होंने मुलाकात की है। टीम ने कहा है कि काले जहरीले पानी को टेस्ट के लिए बाहर भेजा जाएगा। इसके साथ ही मिट्टी के नमूने भी जांच के लिए भेजे जाएंगे। एनएमडीसी प्रबंधन से पार्टी के बड़े नेता जल्द ही मुलाकात अब करेंगे। हो रही है, वहाँ के फसल बर्बाद हो गए, किसान बेहद परेशान हैं और उचित मुआवजा की ओर देख रहे हैं। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए और आने वाले दिनों में वहाँ का सॉइल टेस्ट होना चाहिए। और हम लोग अभी आपको दिखाए हैं जो पदार्थ ला बेहद जहरीला, इतना जहरीला है कि वहाँ कोई जीव जंतु भी उस पानी को नहीं पी रहे हैं। और जो काला पानी जिन 3 तालाबों में गया था, उन 3 तालाबों की पूरी मछलियाँ ख़त्म हो गई थी। इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जहरीला वहाँ से काला पानी निकल रहा है, रिस रहा है। बढ़ते आगे, सूरजपुर के केतकी स्थित कोयला खदान के 150 से ज्यादा ठेका श्रमिकों ने संयुक्त कोयला मजदूर संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। अपने वेतन वृद्धि समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि कोयला खदान में 150 से ज्यादा ठेका मजदूर काम करते थे। इन्हें नियम के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा था और सही मजदूरी की मांग करने के कारण सभी मजदूरों को काम से हटा भी दिया गया। मांगे पूरी नहीं होने पर इन्होंने भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी अब दे डाली है। और एससीसीएल दोनों मिलकर के इनका शोषण कर रहे हैं और लगभग 400 से 500 रुपए की मजदूरी पे इनसे काम कराया जा रहा था। जब इनके द्वारा वहाँ पे अपने अधिकारों को लेकर के मांग की गई एटक के बैनर तले, तो इनको अचानक 15 तारीख को काम से बैठा दिया गया। ये है कि केतकी खदान में कुछ मजदूर कार्यरत हैं, उनको कम वेतन भुगतान दिया जा रहा है और खदान के माध्यम से जो बाहर से श्रमिक बुलाकर कार्य कराया जा रहा है, तो उनकी ये मांग है कि हमको जो एचपीसी द्वारा जो वेतन निर्धारण है 1400 रुपये वो दिया जाए और बाहर के लेबर के माध्यम से काम ना कराया जाए। इनका ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले के राजपुर थाने के ठरकी गांव से दिल दहला देने वाला मामला आया, जहां पर बीती रात खाना खाने के बाद कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पति पत्नी चूल्हे के पास ही सो गए थे। इस दौरान उनके कपड़ों में आग लग गई। महिला की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई। पति भी गंभीर रूप से झुलसा है। स्थानीय लोगों ने घायल पति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में भर्ती कराया है, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि किस वजह से आग लगी और क्या कारण थे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब जैसे भी पता चलेगा आगे की जानकारी दी जाएगी। इधर बलरामपुर की बात करें तो यहां पर हाथियों के उत्पात से ग्रामीण खौफजदा हैं। बताएं कि जिले के शिलाजू और उचरौआ गांव में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। यहां पर हाथियों ने 4 घरों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम नजर आ रहा है। हाथियों के उपद्रव की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रामचंद्रपुर में ये हाथी घूम रहे हैं की तस्वीर भी सामने आई है।
और कांकेर की बात करते हैं तो कांकेर में सड़क पर 2 शावकों के साथ भालू नजर आने से लोगों में दहशत है। दरअसल भोजन की तलाश में अक्सर भालू रहवासी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, रिहायशी इलाके में पहुंच जाते हैं। भोजन की तलाश में ही ये मादा भालू भी अपने 2 शावकों के साथ सड़क पर दिखाई दी है। दसपुर गांव के पास लोगों ने इस भालू को देखा है। लोग जाहिर सी बात है कि इसके बाद डरे हुए हैं। सर्दी के मौसम में भोजन की तलाश में भालू गांवों का रुख करने लग जाते हैं। लंबे वक्त से बीजेपी के एजेंडे में शामिल 3 मुख्य मुद्दों में से 2 पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है, जिसमें पहला राम मंदिर है तो दूसरा धारा 370। लेकिन अब मोदी सरकार के एजेंडे का आखिरी बड़ा मसला समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, इस दिशा में भी रणनीति तैयार हो रही है। इसके साथ ही कुछ और मुद्दे हैं जिसके लिए रणनीति तैयार हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले मुद्दे लॉक हो चुके हैं। सत्ता वापसी के बाद 2019 में बीजेपी ने जो वादा किया था उसे करीब करीब पूरा किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले राम मंदिर है, फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हटना और अगला एजेंडा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसे लागू करने की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन इन दिनों देश में धारा 370 की खूब चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भी भारत का एक राज्य है। अनुच्छेद 370 पर केंद्र का फैसला लागू रहेगा। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही। 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराएं। यानी कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का भी रास्ता साफ हो गया है। पूर्ण राज्य बनने पर जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलने वाला है और ऐसा ही कुछ अमित शाह ने भी किया। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से किया। अमित शाह ने इसी के साथ पीओके का भी नारा दे दिया। तो वहीं पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने लिखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। तो वहीं सीएम योगी ने लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से धारा 370 और 35A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। जय हिंद। यानी कि जो फैसला मोदी सरकार ने जनहित में लिया था, अब उस पर सुप्रीम मोहर लग चुकी है। तो वहीं अब बारी एक देश एक विधान की है, जिसके लिए बीजेपी सरकार की रणनीति तय हो चुकी है और इसके लिए अब पसमानदा समाज को साथ लाकर एक देश एक कानून पर सहमति बनाई जा रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष की अलग अलग राय है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था।
नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया है। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है, पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। यानी कि जो मुद्दे अब सुर्खियों में हैं, उसमें सबसे ऊपर पीओके और फिर यूसीसी और अगला नंबर सीएए का भी लगने वाला है, जिसकी पटकथा लिख दी गई है, जिसका एजेंडा तय हो गया है, क्योंकि 24 के चुनाव में इन मुद्दों को भुनाने की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।